इस कॉलेज के तालिब इल्म मोहम्मद जवाद। अब तिलावत और नात के बाद वो फारसी में कहते हैं गुल बजाए गुल जाम बजाए जाम, यानी कि हर कोई अपने अपने नशिस्त पे। इस ज़िम्न में मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये ज़िक्र ज़ाकिर की ये नशिस्त, इसकी सदारत जनाब जिगर गोशा मोहम्मद ज़ाकिर अलैहि रहमत और फ़र्जंद अर्जुमंद मोहसिन जामिया जनाब मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब के फ़र्जंद अर्जुमंद जनाब साहबज़ादा मोहम्मद कमरुल हक से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुर्सी सदारत पे बराजमान हूँ, क्योंकि ये नशिस्त इन्हीं के सदारत में है। और हज़ूर तशरीफ़ लाएँ। इसके बाद इस नशिस्त के या इस रूहानी महफिल के जो हमारे कायद हैं, जो हमारे कैप्टन हैं, मेरी मुराद रईस इदारा जनाब प्रोफेसर डॉक्टर फैसल अयाद जप्पा साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ अपनी कैप्टन की सीट पर तशरीफ़ फरमा हूँ। उसके बाद मैं जनाब हमारे मेहमानान ग्रामी जो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हैं या मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के इंस्टीट्यूशन के लोग हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उन्हें भी मैं इदारे की तरफ से वेलकम कहता हूँ। और हमारे जनाब मोहम्मद नवाज़ खालिद अरबी साहब जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी हैं, उनसे मैं दावत देता हूँ, मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी शिस्त पर बैठें। और उसके बाद मैं जनाब पीर सैयद ज़ाकिर हुसैन शाह साहब से मुल्तमिस हूँ, वो आए तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर। और उसके बाद एक जानी पहचानी शख्सियत जिन्हें के तर्जमान जामिया कहा जाए तो वजह होगा कि कोई भी फोरम है पाकिस्तान लेवल पर, तसनीफ़ और तालीफ़ का मैदान हो, रिसर्च और तहकीक का मकाम हो, तो हाफिज़ सादुल्लाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ाकिर अलैहि रहमत की ये ज़िक्र ज़ाकिर की जो ये नशिस्त है, ये महफिल है, इसका ये एक ऐसी फिक्री तहरीक है कि जिसने फ़र्द को इंसान होने का शऊर दिया, इल्म को फ़िक्र और तदब्बुर का दर्जा दिया, अमल को इखलास और तदब्बुर का अमल को इखलास और मोहब्बत से मुत्तसिफ किया, और उसके साथ का आपकी इल्मी अमली रूहानी शऊरी खिदमात का एक ज़माना मोतरफ है। सिर्फ मैं नहीं, बिलामूम हम सब आज लम्हा फ़िक्र है हमारे लिए कि इस रूहानी तहरीक जो कि दरियाए चनाब के किनारों से उठी और बेआब व गया किनारों को सैराब करती रही, क्या हम उस तहरीक के साथ किस हद तक वाबस्ता हैं शऊरी तौर पर, रूहानी तौर पर? क्या हम उस तहरीक का कमा हम कर सकी हैं, फ़र्ज़ अदा कर सकी हैं? इस सिलसिले में आज हमारी ये नशिस्त का एहतमाम किया गया है। तो बिला ताख़ीर मैं जनाब दावत देता हूँ, वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहते हैं इदारा की तरफ से जनाब अब्दुल क़य्यूम हंजरा साहब, वो तशरीफ़ लाए हमारी इस बज़्म में। तो अब मैं अपने पहले मुकर्रर हमारे इस इदारे के निहायती PhD स्कॉलर, और उनकी ये खूबी ये है कि हर दिल अजीज़ हैं हमारे कॉलेज के तलबा में, असातिज़ा में, और पाकिस्तान की एक आला यूनिवर्सिटी से, क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ाकिर अलैहि रहमत की सीरत पे PhD कर रहे हैं। तो मैं दावा देता हूँ
प्रोफेसर चौधरी हसन अली लुधियाना साहब कि वो आए स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। आवाज़ आ रही है ना मेरी? ठीक हो हाँ। ये बहुत बड़ा फोरम है जिस पे आज मुझे खड़ा कर दिया गया है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे मैं जब मतलब अभी देख रहा था तो हर शक्ल से, हर बैठे हुए इंसान से मुझे मौलाना मोहम्मद जाकिर रहमतुल्लाह अलैह नज़र आ रहे थे। तो इतने बड़े मजमा के अंदर जहाँ पे मौलाना मोहम्मद जाकिर साहब के हाफिज बैठे हुए हैं, कुछ लोग होते हैं जो शख्सियत के हाफिज होते हैं और कुछ होते हैं जो शख्सियत के कारी होते हैं, और मैं उस शख्सियत का एक अदना सा तालिब इल्म हूं, जहाँ पे उनकी अपनी फैमिली के, उनके अपने करीबी जो उनसे तालिब इल्म पढ़े, जिन्होंने उनको देखा, जिन्होंने अपने सामने उनको ज़िंदगी गुजारते देखा, वो शख्सियात तशरीफ़ फरमा है। तो अगर मुझसे कोई गलती, कोई कुताही, कोई उनका हक अदा करने में हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। आज मौलाना मोहम्मद जाकिर साहब को, मौलाना मोहम्मद जाकिर रहमतुल्लाह अलैह, उनको हमसे बिछड़े तकरीबन 45 साल गुजर गए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उनकी जिंदगी के नए नए पहलू जो है वो खुल के सामने आना शुरू हो गए। जब हम बच्चे थे, सुनते थे, तो हमेशा मतलब मौलाना मोहम्मद जाकिर साहब का नाम अपने बड़ों से सुना, अपने वालिदैन से सुना, लेकिन वक्त के साथ साथ जब उनको पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि मौलाना मोहम्मद जाकिर रहमतुल्लाह अलैह शख्सियत नहीं है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि वो एक सोच है, एक फिक्र है, और उस फिक्र के कई जाविये हैं, और उन बहुत सारे जावियों को जब हम देखते हैं तो उनमें से एक भी जाविया पकड़ा जाए तो उस पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं। और इस चीज़ को मैंने डिफेंड किया कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, जब उन्होंने मुझे इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये लोकल हिस्ट्री का टॉपिक है, इस पे पीएचडी का थीसिस नहीं हो सकता, तो उस डिफेंस के अंदर मुझे साबित करना पड़ा कि बेशक आप अभी इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन अगर मैं उनको कंपैरिजन करूंगा तो वो शाह वलीउल्लाह और सर सैयद अहमद खान के साथ करूंगा, और जब कद्दो कामत की बात होगी तो हम में से बाज ये कोई जज्बाती तकरीर नहीं है जो मैं तकरीर ये जो लेक्चर है ये कोई जज्बाती नहीं है। मैं इसके पहलुओं की गहराई तक कहीं ना कहीं पढ़ते हुए उतरा हूं, और वहां पे जाके मैंने महसूस किया जो कुछ मैं कह रहा हूं। आप देखें कि हमारे पास जिस कॉलेज में आज हम इकट्ठे बैठे हैं, यहाँ पे जो हमारा स्टाफ है, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मतलब एवरेज से भी लोअर क्लास के तुलबा होते हैं जो जहाँ पे तशरीफ़ ले आते हैं। हम उनको थोड़ा बहुत पॉलिश करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, कुछ इसकी मिट्टी की अपनी एक जरखेज़ी है तो उसको थोड़ा आगे करते हैं। जो उनमें से कुछ 4-5 बेहतर होते हैं वो अच्छे इदारों में जाते हैं। अब हम अक्सर कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, फार्मन क्रिश्चियन कॉलेज, एचिसन कॉलेज, कायदे आज़म, ये बहुत बड़े नाम हैं, इनके बच्चे बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली मसला ये है कि वहाँ पे जाती ही करीम है। जो यहाँ से हम करीम तैयार करते हैं, 400 बच्चे में से 4 बच्चे 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो हम भेजते हैं, वो वहाँ पे जाके प्रेजेंट करते हैं कायदे आज़म को, गवर्नमेंट कॉलेज को, तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे। इसी तरह से जब शाह वलीउल्लाह या हम सर सैयद अहमद खान की बात करते हैं तो जिस जेंट्री के अंदर वो बैठे हुए थे, जिस स्कूल ऑफ थॉट्स में वो बैठे हुए थे, जो उनके सर्कल थे, अगर हम उनकी बात करें तो उनको तो बहुत ही साउंड किस्म के सर्कल बने हुए थे, जहाँ पे उनकी निकली हुई बात पूरी दुनिया में, चलो दुनिया में नहीं तो कम से कम बड़े सगीर में सुनी जाती थी। लेकिन जो अहम बात थी वो ये थी कि बॉटम से स्टार्ट करना, नीचे से स्टार्ट करना, जहाँ से मौलाना मोहम्मद जाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने किया कि 1931 में जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का कोई नाम नहीं था, वहाँ पे आके एक कच्चा सा मकान बना के एक पौधा लगा दिया। आज उस पौधे के
ये सारा फल है जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में वो यहाँ की नुमाइंदगी करते हुए हमें नजर आते हैं। आज जो टॉपिक मुझे मिला है, वक्त की भी किल्लत है, फैसल साहब ने बार बार मुझे कहा था कि 20 मिनट में आपने वाइंड अप करना है, लेकिन जो मुझे टॉपिक मिला है वो है हज़रत मौलाना मोहम्मद जाकिर रहमतुल्लाह अलैह की मजहबी एतदाल पसंदी। हम देखते हैं कि हमारा मजहब जो है वो तो बेसिकली एक ही है, इस्लाम। उसके बाद कुछ इश्यूज बने, हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद कि ये दो ग्रुप्स में तकसीम हुआ। वो ग्रुप्स मजहबी नहीं थे। बहुत बड़े स्कॉलर्स बैठे हैं, मैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर लब कुशाई कर रहा हूँ डरते डरते, क्योंकि ज़री बात है जो इनका मुतालिया है उन टॉपिक्स के ऊपर, उसके मुकाबले में मेरा मुतालिया बहुत कम है। लेकिन वहाँ से दो मजहबी ग्रुप्स ने जन्म लिया था, एक हज़रत अली के साथ थे, एक हज़रत अमीर मुआविया के साथ थे। वहाँ से बात निकली, ठीक है, वक्त के साथ साथ उसमें थोड़ा तनाव आया, तो उसने मजहबी जो फ़िरका वारियत है उसका रंग लिया। उसके साथ आगे आगे हम जैसे चलते जाते हैं, बरे सगीर के ऊपर आते हैं, तो बरे सगीर में भी फ़िरका वारियत थी, लेकिन एक वक्त के अंदर ऊपरे लेवल के ऊपर शाह वलीउल्लाह ने कोशिश की कि उसको किसी तरीके से पैचअप कर दिया जाए। उनका ये ख्याल था कि हम इस्लाम को उस वक्त डिफेंड कर सकते हैं जब हम तमाम जो स्कूल ऑफ थाट्स हैं, सेक्ट्स हैं, या उनके जो भी जमातें हैं, अगर हम एक फोरम पे इकट्ठे होंगे तो हम उसको डिफेंड कर सकेंगे। और वो किसी हद तक उसमें कामयाब भी हो गए। ये ग्रुप्स कोई एक नहीं है, ये एक पहले जमात बनी, जमात में आगे उसके कई स्कूल ऑफ थाट बने, लेकिन बनते गए। जब मौलाना मोहम्मद जाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे अपनी तहरीक जामिया मुहम्मदी शरीफ शुरू की, तो उन्होंने अपना जो मसलक लिखाया। आपको पता है कि जब भी कोई आप इदारा रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आपको वहाँ पे मजहबी जो आपका इदारा है वहाँ पे अपना मसलक जो है वो रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो आपने अपना जो मसलक है वो लिखाया एतदाल पसंदी मोतदिल मियाना रवि, ठीक है, कोई जिसमें सीधा सीधा ये था कि मुसलमान। यहां से बात शुरू होती है। तो आपने सबसे बड़ी बात ये की कि आपने जो अपना कॉन्सेप्ट रखा वो था जमा बैनुल मुख्तलिफात। किसका था? ये शाह वलीउल्लाह का था। और मकसद क्या था कि एक फोरम के ऊपर सारे मुसलमानों को इकट्ठे करना और उनको ये फिरका वारियत की जंग जो है उससे बचाना। जिला जंग की जो तारीख है, अगर हम बरे सगीर में किसी वक्त में जिला जंग की बात होती थी या जंग की बात होती थी तो एक मोहब्बत, एक लोक कहानी, एक मोहब्बत बड़े ज़िले की तस्वीर आती थी। लेकिन यही ज़िला जब हम 1980 के बाद इस ज़िले की बात करते हैं तो पहला जो जहन में ख्याल आता है वो आता है दहशतगर्दी। ये बड़ी तकलीफ की बात है कि वही ज़िला जो कभी हीर रांझा को प्रेजेंट करता था, मोहब्बतों का प्रचार करता था, अब क्या होता है वहाँ पे कि दुनिया में अब इसके लिए सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बरे सगीर नहीं, एशिया नहीं, बल्कि क्या है, पूरी दुनिया है। और पूरी दुनिया के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जंग की बात होती है तो जंग को कोई जाने या ना जाने, जंगवी, सिपा साहबा, सिपाही मोहम्मद, इस तरह की जो जमातें हैं, जो वायलेंट किस्म की जमातें, उनको पूरी दुनिया जानती है। और टेररिज्म, पाकिस्तान को पहले वो रेड लिस्ट में रखते थे और रेड लिस्ट में उसको रखने के बाद जिला जंग टॉप प्रायोरिटी पे होता था। अगर कोई जंग का बंदा है और वो बाहर जा रहा है तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस और एजेंट पीछे लगा दो, ये पक्का किसी न किसी जमात से होगा। लेकिन इस पीरियड के अंदर हमने ये देखना है कि मौलाना मोहम्मद जाकिर जो इस दुनिया से 1976 में तशरीफ ले गए और ये 1976 तक ये वायलेंट किस्म का जो मिजाज है ये कैसे कंट्रोल रहा। तो वाकयात तो तब भी हुए, इससे बड़े वाकयात हुए जो 1980s में ये जो हम देखते हैं फिरका वारियत और ये जो जंग हम देखते हैं फिरकों के बीच में, ये तो उससे पहले शुरू हो चुकी थी लेकिन कंट्रोल थी। हम में से जो मुअज़्ज़िज़ जहाँ पे जो हमारे असातिज़ा भी हैं, हमारे मेहमान आने ग्रामी भी हैं, उन्होंने पढ़ा होगा कि हसूब लैल में 1956 में एक वाक़या हुआ। वहाँ पे हसूब लैल एक गाँव है जंग के करीब, वहाँ पे किसी ने, मैं नाम नहीं लूँगा अपना सहाबी का क्योंकि मुझे लगता है कि उनका नाम लेना भी शायद ये एक तौहीन हो जाए। उनका
पुतला बनाया गया और पुतला बना के उसकी काफ़ी तौहीन की गई, गद्दे पे बिठाया गया और पूरे वहाँ पे गांव में घुमाया गया। अब ये वो वक्त था कि अगर कोई आज के दौर का कोई वक्ती किस्म का और जो ये कमर्शियल टाइप कोई इंसान होता तो वो उसको कमर्शलाइज करता। वो क्या करता, चलो जी डंडे उठाओ, सोटे उठाओ, चलो जी रात को ये फैसला करना है। ये हुआ कैसे? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तहरीक चली, तहरीक हसूबलैल के नाम से, ठीक है। और उसके जो सदर थे वो गुलाम हुसैन साहब थे और उनके नायब सदर जो जिला जंग के अंदर वो कौन थे? मौलाना मोहम्मद जाकिर रहमतुल्लाह अलैह। कहीं जलाओ नहीं हुआ, कहीं गिराव नहीं हुआ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको डायलॉग के जरिए हल करने की कोशिश की गई। बदबख्ती फिर वहाँ पे भी मौजूद थी, क्योंकि वहाँ पे जो ऊपर लेवल पे जो विराजमान थे लोग वो सिकंदर मिर्जा जैसे थे, जो मतलब जिनको अपनी पार्टी अजीज थी, जो पूरे मुल्क को बेचने के लिए तैयार थे। उन्होंने नहीं सुनी बात। यहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे जो आपकी उस वक़्त लीडिंग पार्टी थी उसमें 90 to 95% वो लोग थे जो हसूबलैल के वाक़या को डिफेंड कर रहे थे। कर्नल आबिद थे उस वक्त यहाँ पे चेयरमैन थे जिला काउंसिल के। वाक़या को बड़ी कोशिश की कि दबाया जाए। अब दूसरी ऑप्शन ये होती है कि जब आपको कोई मौका जो आपका डायलॉग के जरिए से हल नहीं होता नजर आता तो तब क्या होता है कि उसमें बहुत चांस होते हैं वायोलेंस में। और ऐसा जिला जिसमें 80% जो पॉपुलेशन है वो इस वाक़ये की मजम्मत भी कर रही थी और लड़ने मरने के लिए शायद तैयार भी थी, लेकिन उनको ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला गया कि कानून के तहत इसको सजा दी जाए ताकि आने वाले वक्तों में कोई ऐसा ना करे। ये एक प्रैक्टिकल मिसाल है कि किस तरह से फिरका परस्ती को उठने से रोका गया। इसी तरह से कई 5-7 मिसालें हैं जो मैं मजीद दे सकता हूं, लेकिन वक्त की किल्लत के बहस में उनके करैक्टर को क्लियर करने के लिए एक काफ़ी है। अब हम आ जाते हैं इदारे के ऊपर। तो इदारे में जो हमने मसलक मुतारिफ करवाया, मौलाना मोहम्मद जाकिर साहब ने जो मसलक मुतारिफ करवाया वो था मोतदिल, और वो लिखने में नहीं था बल्कि उसको अमली तौर पे उसका मुजाहरा किया गया। आज तक कोई तालिब इल्म ऐसा नहीं जिसको दाखिल होने से पहले पूछा गया हो कि तुम किस फिरके से ताल्लुक़ रखते हो। यहाँ पे हर फिरके का तालिब इल्म आया, उसने इल्म हासिल किया, ताकीक की। हर स्कूल ऑफ थाट का टीचर आया। कभी उसको नहीं कहा गया कि आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं, आप वहाबी हैं, अहले हदीस हैं, शाफी हैं, हनफी हैं, आप इस्माइली हैं, कौन है आप? कोई इंटेरोगेशन नहीं की गई। इस्लाम के लिए ये इदारा खोला गया था। अगर कोई भी इस्लाम की तहकीक के लिए यहाँ पे तशरीफ लेके आया तो उसके लिए हर तरह की सहूलियात वो उसको प्रोवाइड की गई। ये आगे उसकी बात है कि वो उसको पढ़ने के बाद, यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद उसने क्या डिटरमिन किया कि मुझे किस मसलक के साथ या किस फिरके के साथ अटैच होना है। यहाँ पे पहली जो बात थी, जो मसला के इतदाल था, उसमें लिखा गया कि तमाम अकायद के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तमाम जो मज़ाहिब हैं दूसरे भी, उनको भी इनकाउंटर करने के लिए दलील होनी चाहिए। गला फाड़ के अगले को प्रेशराइज करके अपनी दलील को मनवाना इल्म नहीं है। इल्म कहते हैं कि अपने आप को खोलो, बात करो, लेकिन दलील के साथ। ये नहीं है कि एक बंदा, अगर शिद्दत क्यों आई थी सारी, क्योंकि इसमें जाती अनाएं आ गई। जब आपकी कोई बात नहीं सुनता तो आप उसको जोर से मनवाने की कोशिश करते हैं। जब आप जोर से मनवाने की कोशिश करते हैं तो उसमें शिद्दत आ जाती है। और आखिर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ी एक ना जिसका मैंने रेफरेंस भी ढूंढने की बहुत कोशिश की। मेरे कुछ दोस्त थे, कुछ इधर इलाके के लोग थे, जिन्होंने कहा कि मौलाना मोहम्मद जाकिर साहब जो हैं वो एंटी शिया थे, उन्होंने मतलब इस तरह से किया। कुछ मेरे दोस्तों ने मतलब कहा जिन्होंने डायरेक्ट आपको ना देखा ना भाला, सुनी सुनाई बातों पे उन्होंने मतलब बात की। लेकिन एक बात जो उसके मुकाबले में मैंने सुनी वो बहुत मुझे हमेशा पसंद भी आती है, मैं कोट भी करता हूँ। अभी एक छोटी सी उसमें जो इशू है वो ये है कि मुझे प्रॉपर वो रेफरेंस नहीं मिल रहा जहाँ से वो हुई, लेकिन मैंने सुनी है और बड़े मुस्तनद
इंसानों से सुनी है कि एक दफ़ा यहाँ पे जो हमारा पास वाला गांव है, तो वहाँ से जो जुलजना अहले तशरीह लोग जो है वो वहाँ से बरामद करते थे, और वो कहीं मोहम्मदी शरीफ के पास से गुजरता था। तो एक दफ़ा आप भी कहीं वहाँ से गुजर रहे थे, तो किसी ने कहा कि देखें जी वो किस तरह वावेला कर रहे हैं, अहले तशय्युअ जो है वो किस तरह वावेला कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं, मट्टी उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना। तो आप थोड़ी देर के लिए रुके और रुक के कहा, पंजाबी का एक वो फिक्रा था कि सोनिया दियां नकलां भी सोनिया। तो ये थी सोच जिसने मोहम्मदी शरीफ को जोड़े रखा, और आज तक ये मोहम्मदी शरीफ से कोई फिरका वारियत की बू नहीं आई। और उसके पीछे जो कार फरमा अवामिल थे और उनको अवामिल को बनाने वाले थे वो मौलाना मोहम्मद जाकिर थे। टाइम की किल्लत के बहस जज़ाकल्लाह। हज़रत मौलाना मोहम्मद जाकिर रहमत को 45 साल हुए। मुझे आज पता चला है कि मैं 50 साल से ऊपर हो गया हूँ, क्योंकि मैंने भी उनकी ज़ियारत की हुई है, उनके कदमों में रहा हूँ। ये साथ साथ बातें चलती रहेंगी। मैं एक ज़रूरी गुजारिश आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो भी हमारे अहबाब तशरीफ़ लाए हैं इस ज़िक्र ज़ाकिर की महफ़िल में, तज़किरा ज़ाकिर सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, वल्लाह हर फ़र्द हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है। मेरा दिल तो चाहता कि मैं तमाम हाज़रीन को अपनी आँखों पर बिठा लेता, इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं तमाम अहबाब को स्टेज पर दावत नहीं दे सका। हमने सिर्फ अपने मुकर्रिरीन को बुलवाया है, वरना ऐसे मुहिब्बी यहाँ बैठे हैं, ऐसे मुहिब्बी यहाँ बैठे हैं कि चौधरी मोहम्मद इस्माइल रजोका साहब हज़रत मौलाना मोहम्मद जाकिर रहमत के साथ इतनी मोहब्बत, इतना उन्स, इतनी लगन थी कि आपने 5 बेटों के नाम ही जामिया रख दिया। हाफिज़ अब्दुल जामिया, खादिम जामिया, अताउल जामिया, सिद्दीक जामिया। उनमें से जनाब हाफिज़ अब्दुल जामिया साहब हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, हम दोबारा वेलकम करते हैं। तो दूसरी बात एक और मैं गोश गुजार करना चाह रहा हूँ कि यहाँ इस स्टेज पर किसी ज़बान की पाबंदी नहीं है। कोई बंदा अगर चाहे तो वो अरबी में तकरीर कर सकता है, वो पंजाबी में कर सकता है, वो फ़ारसी में कर सकता है, उर्दू में कर सकता है, जिस तरह के समझ सकें। तो अब मैं बिला तमीद में हमारे नए मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, मैंने इन्हें देखा हुआ तो है, इनके साथ एक महफिल भी मेरी हुई थी है तकरीबन 10-11 साल पहले, लेकिन अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, वो भी जवान हैं बड़े, मैं पहचान नहीं पाया जब वो तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर ग़ुलाम रहमानी जप्पा साहब, हम उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे इल्तमास करते हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। तशरीफ़ तो अब मैं एक और गोश गुजार करना चाह रहा हूँ कि मैं ख़ास कर अपने मुकर्रिरीन से कि हमने इस काम को समेटना भी है। तो ज़ाहिर है तज़किरा ज़ाकिर हो तो फिर टाइम तो कम पड़ता ही पड़ ही जाता है। बहरहाल